नमस्कार दोस्तों। जो है काल चक्र की गति ने कैसे जीवन को यूं बिखरा डाला है। अभी तो फूल खिले थे पतझड़ से पड़ गया है पाला। लगता घटा टोप इस तम का अब तो कोई छोर नहीं। अब तो कोई छोर नहीं। माना जुगनू तक भी नहीं है खुशियों के पथ दिखलाने को। कंठ रूठ इस निस्तब्ध हृदय से मन बिहाल है तब बह जाने को। तो यह हरिकांत त्रिपाठी जी की कविता है और इस कविता को कहने की वजह जो है वो ये है कि आज देश के अंदर कमोबेश यही हालात। आपको याद होगा अभी से चंद दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, मैं वो आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विचाराधीन जो कैदी हैं वो विचाराधीन कैदियों को की रिहाई की प्रक्रिया तेज की जाए, उन्हें छोड़ा जाए, क्योंकि देश की जेलों में 5 लाख से अधिक मतलब कैदी बंद हैं, जिनमें 80% कैदी जो है विचाराधीन है, वो दोषी नहीं है। यह स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद हो क्या रहा है। 2 साल पहले जब हाथरस में एक बेटी के साथ में गैंग रेप हुआ था और उस गैंग रेप की लड़ाई लड़ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचे थे, और उसके बाद में केरल से भी वहां के कुछ पत्रकार आए थे कवर करने। उनमें सिद्दीकी कप्पन भी थे जो वहां के एक पत्रकार संगठन के नेता भी थे। और स्थिति यह है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर यूएपीए लगा दिया गया और वो बंद थे। वो तमाम बार बेल के लिए आवेदन कर चुके हैं, तमाम बार सारी चीजें कर चुके हैं। न तो उन्हें सजा सुनाई जा रही है, न उन्हें जमानत दी जा रही है, और उनके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत भी नहीं है। मामला हाई कोर्ट सब जगह पहुंच गया और कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके मुकदमे को, जो उनकी जमानत की अर्जी थी, उसे खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए जो कहा वो अपने आप में शर्मनाक है। अदालत ने कहा कि इतना ये कहेंगे कि बहुत गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले में आखिर जमानत कैसे दी जाए। क्यों भाई, तो सजा दे दीजिए। यदि इतना गंभीर है, इतने सबूत हैं, तो सजा दे दीजिए और नहीं तो जमानत पे छोड़ दीजिए। कमोबेश यही स्थिति होती है। आप देखिए लगातार ये स्थितियां हो रही हैं। जो सरकार के विरुद्ध बोलते हैं उन पर यूएपीए लगा दिया जाता है और यूएपीए के मामले जो हैं अधिकतर झूठ पाए जाते हैं। तो ये बात हमारे सामने आ चुकी है कि किस तरीके से जो है यूएपीए के मामले में जो है सरकार ने किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया और क्या होता है। और इस एक्ट के तहत जो गिरफ्तार किए गए वो करीब 5300 लोग हैं, 5300 के करीब, और इनमें से जो दोषी आज तक पाए गए हैं वो सिर्फ 147 लोग। इसी तरीके से 5500 केसेस रजिस्टर किए गए, ईडी ने रजिस्टर किए, और ईडी ने जो ये रजिस्टर किए उन केसेस में सिर्फ चंद लोगों को सजा हुई। वो 0.5% है, मतलब आधा %। लेकिन बाकी फिर भी जेल में डाले जाते हैं, संपत्तियां जब्त की जाती हैं, और ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। और इसमें ऐसे लोग गिरफ्तार किए जाते हैं जो लोग एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। आप देखिए यूएपीए कानून जब लाया गया और लाने के बाद किस तरीके से इसे आतंकियों के खिलाफ लाया गया था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। भारत के अंदर भारत के नागरिकों को डराने के लिए हो रहा है। पोटा लाया गया और पोटा का भी इस्तेमाल इसी तरीके से हो रहा था। टाडा लाया गया, टाडा का इस्तेमाल इसी तरह से हो रहा था। हालांकि इन सब को खत्म कर दिया गया। यूएपीए के कानून को भी कांग्रेस शासन ने कमजोर कर दिया गया था। और आप ये समझिए जब यह स्थिति थी, अब क्या हालत है। अब स्थिति यह है कि यूएपीए के कानून की
कुछ धाराएं हैं जैसे धारा 18, 19, 20, 38 और 29, इनके तहत जो केस रजिस्टर किए जा रहे हैं और उनमें इस तरीके की स्थिति है कि पुलिस कस्टडी की अवधि दोगुनी हो जाती है। इसके बाद में मतलब जो 14 दिन की वो होती है वो 30 दिन की हो जाती है और उसके अलावा जमानत मिलना मुश्किल है। जबकि कोर्ट कह चुका है कि इस तरह से देशद्रोह के केस भी सदैव फर्जी पाए गए हैं, दूसरी और बहुत सारी चीजें। तो जब इस तरह से हो रहा हो तो आप समझिए कि क्या है। इसके बाद में लगातार तोड़ने की कोशिश होती है उन लोगों के जो आवाज बनते हैं इंसाफ के लिए। आपने देखा है किस तरीके से हमारे देश की संस्थाएं इसमें अन्याय कर रही हैं और इसके अन्याय का एक उदाहरण आपको बताता हूं। जिस तरीके से मानवाधिकारों का हनन करते हुए किस तरीके से किया गया। अजय माणिकराव खानवेलकर जो थे जस्टिस थे और जस्टिस रहते हुए उन्होंने इतने अन्यायपूर्ण फैसले किए जो भारतीय संविधान और उसके मूल अधिकारों को बर्बाद करते हैं, खत्म करते हैं। तो ऐसी संस्थाएं हो गई हैं। तो आज न सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित है, न चुनाव आयोग सुरक्षित है, न ईडी सुरक्षित है, न सीबीआई सुरक्षित है, न ही कोई और इंसाफ देने वाली या जांच करने वाली एजेंसी सुरक्षित है। पुलिस तो पहले से ही कुत्ता होती थी और जो भी सरकार होती थी वो हाँक देती थी। पुलिस के दुरुपयोग के बहुत सारे मामले सामने आते हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले कभी भी दुरुपयोग में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट को कभी भी दुरुपयोग में, अदालतों को कभी भी दुरुपयोग में नहीं लाया गया था, चुनाव आयोग को कभी दुरुपयोग में नहीं लाया गया था। ऐसी तमाम सारी संस्थाएं एनआईए कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन एनआईए का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा है। एनसीबी कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन एनसीबी का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा है। तो यह स्थिति है और उसमें लोगों को पकड़कर लंबे समय तक बंद रखा जाता है और जब यह किया जाता है तो उसके बाद में स्थिति क्या होती है आपको ये चीज देखनी हो। और जब यह स्थिति हो रही हो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय। आप भीमा कोरेगांव मामले को आप देख लीजिए। ये जब से 2018 से रजिस्टर हुआ, इसके बाद से 80-80 साल के लोग जो हैं जेल में हैं। आप देखिए जो आई थी, विदेश से पढ़ के आई थी और बहुत काबिल सुधा भारद्वाज प्रोफेसर थी, उनको भी, जो कभी भीमा कोरेगांव नहीं गई थी, उनको भी मुलजिम बना दिया गया। स्टेन स्वामी थे, फादर स्टेन स्वामी, जो कभी भी भीमा कोरेगांव नहीं गए, महाराष्ट्र नहीं गए, उनको मुलजिम बना दिया गया और वो एक एक्स्ट्रा मांगते रहे और अदालत ने उन्हें एक एक्स्ट्रा नहीं दी थी। इन्हीं खानवेलकर ने उस समय भी उनके साथ नाइंसाफी की थी, तो इस इंसाफी के चलते उनके निधन हो गया जेल में। यह स्थिति है। जब ये स्थितियां हो तो आपको सोचना पड़ता है और ये सारे अन्याय हो रहे हैं और इन सब अन्याय को दबाया जा रहा है। और तब दबाया जा रहा है जब चीफ जस्टिस क्या कहते हैं, वो कहते हैं, जो सम्मेलन था उन्होंने कहा उसमें कि जो अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का सम्मेलन था, उसमें बताया उन्होंने कि देश में करीब 80% कैदी विचाराधीन है, प्रक्रिया सवालों में है। और यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण कह रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके अदालतें जो है आदेश नहीं कर रही हैं, या शायद उनकी सुन नहीं रही है, क्योंकि वो एक संस्था विशेष, एक पार्टी विशेष के द्वारा जजों को की भी तैनाती होने लगी, नियुक्ति होने लगी है। तो यह स्थिति है। उन्होंने एक चीज कही कि यह आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित कर रही है। उनका इन प्रक्रियाओं पर सवाल उठाना होगा, जिसके कारण लोगों को बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। तो रमन ने जब यह बात कही कि इस देश की जेलों में 1.25 लाख कैदी बंद हैं और इनमें 80% विचाराधीन कैदी, वही नरेंद्र मोदी और वो एक सम्मेलन में साथ थे और वहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्दी से जल्दी उन्हें छोड़ा जाना चाहिए, रिहा किया जाना चाहिए। जो मैंने आपको दिखाया कि नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी। और जब नरेंद्र मोदी ने यह बात कही तो आप समझिए कि ये मोदी कहते हैं, और जब मोदी कहते हैं तो सवाल उठता है कि आप कह रहे हैं और आपकी पुलिस, आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपकी एनसीबी, आपकी एनआईए और तमाम सारे राज्यों में आपकी सरकार
किस तरीके से लोगों को शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है विचाराधीन कैदियों के नाम पे। तो इस देश के अंदर शायद कानून का शासन खत्म हो चुका है, न्याय का शासन खत्म हो चुका है और इस देश में अब अराजकता और तानाशाही का शासन है। वो तानाशाही जो देश को बर्बादी की दिशा में ले जा रहा है। इसे संवेदनशील बनाना होगा, ये बात कही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। कहा हमें इसे संवेदनशील बनाना होगा आपराधिक न्याय प्रणाली को, हमें पुलिस को प्रशिक्षण देना होगा, हमें वर्तमान व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना होगा। हम कितनी मदद कर सकते हैं यह तय करने का वक्त है और केंद्रित करने की, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि हम इसे नहीं करेंगे और जिस तरीके से धीरे धीरे हम इसको निपटाते हैं तो देश के लिए चिंताजनक है। उन्होंने सबसे कहा कि अधिक से अधिक केस कैसे निपटाए जाए। इस देश के अंदर 1378 जेलें हैं। तो इन 1378 जेलों में जो अभी पुराना डाटा है, हालांकि अभी नया नहीं है, लेकिन 1 साल पुराना डाटा है, लेकिन अभी भी 1.25 लाख कैदी बंद हैं, जिनमें 80% अभी तक कानून की भाषा में निर्दोष, क्योंकि उन पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है, वो विचाराधीन है। अब उसके बाद यदि वो छूट जाते हैं, बच जाते हैं, तो आप बताइए यदि वो 2 साल, 4 साल, 6 साल ये जेल में इसी तरह 8 साल काट देंगे। 2018 में हुआ था तो 4 साल हो गए। आप देखिए उसी केस में भीमा कोरेगांव में, तो इसी तरीके से तमाम सारे केसेस में 2 साल हो गए। सिद्दीकी कप्पन वाले मामले में, तो इस तरह के जब केसेस आते हैं तो आप चिंता होती है कि आप उसकी जब जिंदगी बर्बाद करेंगे और वो निकलेगा तो उसको कोई न नौकरी होगी, ना कोई काम होगा, और पूरे समाज में, देश में, अपने क्षेत्र में वो हिकारत की नजर से देखा जाएगा कि अरे ये तो अपराधी था। लेकिन वहीं तमाम गंभीर आरोपों से घिरे, तमाम गंभीर आरोपों में निचली अदालतों से सजा पाए लोग जो हैं आपके, उसमें गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी जैसे। सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग के पास जो रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक है, जो उन्होंने अपने एफिडेविट में खुद जिक्र किया है, उसके आधार पर कह रहा हूं। तो सबसे बड़े अपराधियों का गैंग है भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी भारतीय जनता पार्टी में है, सबसे ज्यादा हत्या के आरोपी भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तो लड़कियां सप्लाई करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीजें सारी सामने आई हैं। और इन सब के बाद भी आप उन्हें बचाते हैं। आपके कानून राज्य मंत्री खुद अपने उस मामले में फंसे हुए हैं कि उनका फर्जी फेक उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है, जाति सर्टिफिकेट, और उस मामले में हाई कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है, लेकिन उन्हें कानून राज्य मंत्री लगा करके हाई कोर्ट को प्रभावित किया जा रहा है। तो चुनौती दी जा रही कि हम अपराधी बना देंगे को मंत्री बना देंगे, जो जिससे ही आपको डील करना पड़ेगा। हम मुल्जिम जो है पूरी तरीके से खड़ा कर देंगे और उससे आपको डील करना पड़ेगा। ठाकुर प्रज्ञा सिंह जो है, जो सांसद है भोपाल से, वो खुद गंभीर मामलों में चार्जशीटेड है और जमानत पर छूटी हुई। गंभीर मामलों में, कोई हल्के मामले नहीं, उसमें हत्या, आतंकवाद समेत सारे आरोप हैं। और वो सारे आरोप जो है एनआईए ने ही उसकी पूरी जांच के बाद में पूरी चार्जशीट की। ये चार्जशीटेड लोग आपके यहां सांसद, तो ये स्थिति, इसके बाद आप कहते हैं, तो आप लोगों को फंसाकर जो अपना एक शासन स्थापित करना चाहते हैं, डरा कर शासन स्थापित करना चाहते हैं, और आपकी कथनी करनी में अंतर है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाए, प्रक्रिया को सरल किया जाए, वहीं दूसरी तरफ आप उन्हें गिरफ्तार करके उनको जमानत न मिलने देने के लिए पैरवी करके ये सब करते हैं। इसका उदाहरण सबसे बड़ा भीमा कोरेगांव का मामला है। और इस मामले में जो चीज कही थी हाई कोर्ट ने, वो आपको समझना पड़ेगा कि उसमें क्या कहा था। हाई कोर्ट ने कहा था, पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले वकीलों के संयुक्त अनुरोध पर 19 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन मामले में स्थिति यह है, क्या है कि जमानत नहीं दी जा सकती है। अपराध की गंभीरता और गंभीरता तब तक बनी रहेगी जब तक आरोपी को उसके द्वारा किए गए कथित
अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता है। मतलब हाई कोर्ट कह रहा है अपने आदेश में, अपराध की गंभीरता और गंभीरता तब तक बनी रहेगी जब तक आरोपी को उसके लिए दोषित नहीं ठहराया जाता है। मतलब आप उस पे लगे हुए हैं कि नहीं उसे दोषी ठहराया जाए। फादर स्टेन स्वामी मर गए 2021 में, आपने क्या किया? तो आप समझिए स्थिति यह है कि बरवड़ा राव के ऑपरेशन कराना पड़ा, उनकी बुरी स्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद आप जमानत देने को तैयार नहीं होते हैं और सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से है, और अदालत जिस तरीके से करती है वो समस्या है। और ये वो लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने खुद अदालत में ये पुलिस में केस रजिस्टर होने के बाद खुद आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था, ना कि कानून पर विश्वास करके किया था। लेकिन आप न उनकी उम्र देख रहे हैं, न उनका लहजा देख रहे हैं, न उनका अतीत देख रहे हैं, आप तो उन्हें मार देना चाहिए। और ये मार देने की राजनीति। वहीं दूसरी तरफ देश को भूखमरी, बेगारी और गरीबी से मार डालने की कोशिश हो रही, डरा कर मार डालने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, मैं आज अपनी पत्नी से पूछ रहा था कि ये दाल कितने रुपए है, तो उसने बताया कि 125 रुपए किलो है अरहर की दाल, जो सामान्य तौर पे हम लोग खाते हैं और पूरे यूपी में खाई जाती है और दूसरी जगह। तो उस दाल वो 125 रुपए किलो है, और अभी और भी महंगी थी थोड़ी सी, चूंकि सीजन के कारण कई चीजें हो जाती हैं, सस्ती भी होती हैं, महंगी होती हैं, लेकिन 125 से नीचे तो वो उतरी ही नहीं। और मैंने पूछा ऑर्गेनिक वाली, तो उसने कहा वो 250 से लेकर 250। यह स्थिति है। और मुझे आज याद आता है कि 2014 में जब यही अरहर की दाल में लेके आता था तो 40 रुपए किलो थी, और जो ऑर्गेनिक थी वो 70 रुपए किलो थी। तो जो 70 रुपए किलो थी वो 225, और जो 40 रुपए थी वो 125 रुपए किलो। आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा सब्जी और दूसरे के भाव में देख रहा था, वो 2014 के मुकाबले यदि हम देखते हैं तो वो डबल और ट्रिपल हो गए हैं उसके दाम। फलों के इसी तरह से दाम बढ़े हैं। तो सारी निश्चित रूप से मैं कहता हूं बढ़िए, लेकिन उसके साथ आमदनी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन आमदनी घटी, आमदनी किसी की नहीं बढ़ी। जिससे मैं बात करता हूं, किसी से भी बात करता हूं, तो कहता है भैया बड़ी मुश्किल से धंधा चल रहा है, बड़ी मुश्किल से हो रहा है। आज इसी के विरोध में राहुल गांधी ने, आज सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, पूरे देश में किया। और जो किया उसमें क्या, राहुल गांधी ने अपनी आप देख, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से कांग्रेस के लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे, और संसद से लेकर सड़कों तक और हर राज्य में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन पुलिस ने बिल्कुल पुलिस राज स्थापित कर दिया गया है, और पुलिस राज स्थापित करके इन प्रदर्शनों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और सोचिए, जो महिला है, पुरुष है, सब किस तरह से कर रहे हैं। ये कांग्रेस अकेले लड़ रही है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, दूसरे अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, तो सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। तो ये स्थिति है। इसके बाद में आप यदि देखेंगे, तमाम सारी चीजें हैं सामने हैं कि किस तरीके से, आप ये देखिए, कांग्रेस के हेडक्वार्टर को बंद कर दिया गया है, घेर लिया गया है। और ये स्थिति, आज काले कपड़े पहनकर कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद आज सदन में गए और उन्होंने जिस तरीके से दिखाया, तो ये आप देखिए किस तरह से विरोध होता है। तो आज कांग्रेस पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही है। राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने संसद के अंदर किया, वो भी आप देखिए। ये पूरी तरीके से आज विरोध है इसका, और इस विरोध को आपको समझना होगा। और इस विरोध को देखिए, कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है, बाकी और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या देश में कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है? सोनिया गांधी खुद जो है पहुंची है और उन्होंने इसको लीड किया। तो यह स्थिति है, आप समझिए। तो यह हालत है, और जब यह हालत हो तो आपको सवाल उठता है कि क्या है, डेमोक्रेसी है क्या? और डेमोक्रेसी है तो कहां है? तो राहुल गांधी ने इसको लेकर साफ कहा, The more I raise people's issues, the more I tell the truth in front of you, the more I will be attacked by the government.
इट्स अ सिंपल थिंग। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होगा। यह सच्चाई है। तो आप समझिए कि राहुल गांधी ने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कि मेरे ऊपर हमले होंगे लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए देश बड़ा है, मेरे लिए इस देश के लोग बड़े हैं, और उनके जब बात आएगी तो आप देखिए। गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं, और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार में। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। तो आप समझिए कि राहुल गांधी ने कहा हम क्यों लड़ते हैं, क्योंकि हमें दर्द होता है। हमारे परिवार ने इस देश के लिए आहुति दी है, हमारे परिवार ने जान दी है, और जब जान दी है तो मुझे दर्द है इस देश के लिए। स्वाभाविक सी बात है, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश की सारी व्यवस्थाओं के लिए, इन संस्थाओं के लिए दर्द उसी को होगा जिसने बनाया है और जिसने गद्दारी की, अंग्रेजों की चाटुकारिता की है, अंग्रेजों की मुखबिरी की है और आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। उनको दर्द कैसे होगा? उन्हें आजादी कैसे प्यारी हो सकती है? इसीलिए उन्होंने मीडिया को चाटुकार बना लिया है, उन्होंने देश की सारी संस्थाओं को गुलाम बना लिया है, और उनके जरिए जो आवाज उठाता है, जो देश की आवाज उठाता है, उसको वो कुचल देते हैं, क्योंकि इनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और झंडा हो या कोई और चीज हो, राष्ट्रीय ध्वज के अलावा कोई भी राष्ट्रीय पहचान की चीज हो, ये सिर्फ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इसके जरिए हम राष्ट्रवाद का नाम लेकर के हम खड़े हो सकते हैं, नहीं तो मारे जाएंगे, क्योंकि इस देश के लोग राष्ट्र को प्यार करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यही राष्ट्र के सबसे बड़े दुश्मन है। राष्ट्र को बनाया किसने? पंडित नेहरू ने, कांग्रेस ने। राष्ट्र को किस तरीके से खड़ा किया? पंडित नेहरू और कांग्रेस ने। और जो जिस झंडे के लिए ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं, वो तिरंगा किसने दिया? कांग्रेस ने, पंडित नेहरू ने। और इन्होंने तो उस झंडे को सालों साल, दशकों अपने यहां फहराया नहीं, उसका अपमान किया। और आज जब प्रधानमंत्री ने सबको डीपी लगाने के लिए कहा तिरंगे की, तो कांग्रेसियों तक ने डीपी लगाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में झंडे की लगाई, जो उन्होंने उसको शुरू किया था झंडे को, जब उसको करते हुए फोटो लगाई, तो तब भी इनके मूल संगठन आरएसएस और उससे जुड़े लोगों ने अपनी डीपी में तिरंगा नहीं लगाया है। इससे पता चलता है कि ये देश और तिरंगे को नहीं प्यार करते हैं, सिर्फ अपनी सत्ता को प्यार करते हैं। इसके साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सच को पहचानिए, जानिए। पूरे देश में आज आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन में साथी बनिए। आज कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काले कपड़े पहन करके प्रोटेस्ट किया है, संसद से लेकर सड़क तक। मैं भी आज अपना शो काले कपड़ों में कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरा भी विरोध है और मैं आवाज में साथ दूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। आप भी सच को पहचानिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।